वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपने चैनल फिलोकेम पे क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हम लोग सॉलिड स्टेट से कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात ये होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग सॉलिड स्टेट ही क्यों पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉलिड स्टेट की अलग से स्टडी क्यों होती है? तो सॉलिड स्टेट की इसलिए अलग से स्टडी होती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो हमारे मैटर को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, उसके पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट साइज होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट में ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो चलिए सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एन सॉलिड? तो हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक, सॉलिड स्टेट is that state of matter in which constituent particles are closely packed in a lattice and unable to move। तो मेरे पास क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, वो अपने लैटिस साइड पे क्लोजली पैक होते हैं। अब बात होती है कि लैटिस साइड क्या होती है। तो लैटिस साइड क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये जहां पे मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं उसको कहेंगे लैटिस साइड। जिस साइड में मैं प्रेजेंट हूं तो उसको कह देंगे लैटिस साइड। वैसे जैसे कि ये एटम होगा, ये मॉलिक्यूल हो गया या आयन हो गया, तो जिस जगह पे ये एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इस जगह पे ये एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट था, तो उस जगह को हम लोग कह देते हैं लैटिस साइड। तो जिस जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उस जगह को क्या कह देते हैं, लैटिस साइड। तो लैटिस साइड में क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं एंड आर अनएबल टू मूव, और मूव नहीं कर पाते। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड और गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में वो मूव नहीं कर पाते हैं, बस वाइब्रेट कर पाते हैं अलोंग देयर एक्सेस। ठीक है, ओनली वाइब्रेट अलोंग देयर एक्सेस। बिकॉज ऑफ दिस दे शो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसकी वजह से, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनका मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसकी वजह से इनके पास डेफिनिट शेप है, डेफिनिट साइज है, डेफिनिट वॉल्यूम है, ठीक है, डेफिनिट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आगे चलकर। जैसे कि एफसीसी हो गया, बीसीसी हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, तो ये सब वॉइड हो गया, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सॉलिड यूनिट आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट होती है, यानी कि एटम, इलेक्ट्रॉन होगा, या हमारे पास आयन या कैटाइन, जो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्बियन फोर्स। हमारे पास सॉलिड दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड देख लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चरल यूनिट आर अरेंज इन डेफिनिट पैटर्न। तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम और आयंस या कैटाइंस हमारे पास जो भी हैं, वो डेफिनिट पैटर्न में अरेंज है। दिस डेफिनिट पैटर्न इज रिपीटेड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द सॉलिड, और वही पैटर्न हमारा पूरे सॉलिड में सिस्टमैटिक तरह से फॉलो होता है। Therefore having definite geometric configuration, और उसकी वजह से उसमें क्या होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डेफिनेट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ? क्योंकि वो जो हमारे पास क्या था, डेफिनेट पैटर्न था, वो क्या होता है, पूरे सॉलिड में सिस्टमैटिक तरह से वही फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा सॉलिड क्या है, हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटेडली उसमें क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न क्या होता है, फॉलो होता है। कौन, और उसकी वजह से डेफिनेट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके क्या होते हैं, शार्प यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हैव अ प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस जैसे पूरा ब्लैक बोर्ड है, ये क्या हो गई हमारे पास, प्लेनर सरफेस हो गई। इनकम्प्रेसिबल, अगर हम बोर्ड को दबाना चाहेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा, तो इनकम्प्रेसिबल होता है। और गिव्स अ क्लीन कट, और जब हम इसको काटेंगे तो क्लीन कट मिलेगा, यानी कि उबड़ खाबड़ या रफ कट नहीं मिलेगा। क्या होते हैं, एनिस्ट्रोपिक इन नेचर होते हैं, एनिस्ट्रोपिक। तो हमारे पास दो टर्म है, आइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी। आइसो मतलब होता है सेम, और क्या चीज सेम है, व्हेन सब्सटेंस पोजेसेस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज,
along all डायरेक्शन। यानी कि जैसे ये मेरे पास पूरा बोर्ड है तो यहाँ पे जितना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा उस एंड पे भी इतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो यहाँ पे भी होगी, इस साइड पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा, वो इस पॉइंट पे जो होगा वो इस पॉइंट पे हमारा थर्मल एक्सपेंशन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोट्रॉपी, और जिनमें आइसोट्रॉपी होता है उसे क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा, अगर हम रिवर्स कर दें, यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या कह देते हैं, एनिसोट्रॉपी। व्हेन सब्सटेंस पोजेसेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसे क्या कह देते हैं, एनिसोट्रॉपी। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टल की तरह दिखते हैं, उनमें क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक नेचर होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो इन एमॉर्फस सॉलिड यूनिट आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनिट पैटर्न। अब ये इसका रिवर्स है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो हमारे पास जैसे कि एक डेफिनेट सेट ऑफ पैटर्न में हमारे पास एटम अरेंज रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा सॉलिड हमारा क्या रहता है, सेम रहता है हर तरीके से। लेकिन इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम बता देते हैं आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न से अरेंज नहीं होते हैं। इर्रेगुलर तरह से हमारे पास एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड में अरेंज रहते हैं। देयरफॉर दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और इसकी वजह से इनके पास डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होता है। ऑर्डरली अरेंजमेंट इज नॉट वेरी रेगुलर, ओनली अप टू फ्यू एंगस्ट्रॉम। और अगर हमको ऑर्डरली अरेंजमेंट दिखता भी है तो कितना होता है, बहुत ही रेगुलर नहीं होता है, सिर्फ फ्यू एंगस्ट्रॉम तक आपको मिलता है, अप टू फ्यू एंगस्ट्रॉम तक, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर तक आपको ऑर्डरली अरेंजमेंट दिखता है। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। दे लिक्विफाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये एक लॉन्ग टेम्परेचर के गैप में लिक्विफाई होते हैं। जैसे हमारा वाटर होता है वो 1 डिग्री पे लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होगा तो वो 1 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पूरे इस रेंज में क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक इतने वाइड रेंज पूरे में लिक्विफाई होगा। वेयर वाटर को अगर आप देख लीजिए तो क्या होगा, 0 से जैसे 1 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। स्टार पॉइंट, डू नॉट पोजेस डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और इनके पास डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। डू नॉट गिव रेगुलर कट विद नाइफ, और कांटे पे रेगुलर कट नहीं मिलता है। कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेसिबल है। आइसोट्रोपिक इन नेचर, और क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रोपी आप समझ ही चुके हैं। व्हेन सब्सटेंस पोजेसेस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग ऑल डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ये था हमारे पास दो तरह के हमारे पास सॉलिड के क्लासिफिकेशन थे, एक क्रिस्टलाइन था, एक एमॉर्फस था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल साइट, लैटिस पॉइंट, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेज को कवर करते जाएंगे। अगर ये आप मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।